नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ और मैं यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया। गुड न्यूज़ ये है कि आज से हम वीडियो सेशंस की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सक्सेसफुल आयुर्वेदिक प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ के अंतर्गत हम अलग अलग सेशंस कंडक्ट करेंगे वीडियो पे ही, और उसमें आयुर्वेदिक क्लिनिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स को चुनेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे बहुत सिंपल तरीके से ताकि सबको समझ में आ जाए। इस हर एक सेशन के 4 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट होगा राइट डायग्नोसिस, दूसरा पार्ट होगा राइट ट्रीटमेंट, तीसरा पार्ट होगा केस रिपोर्ट्स और चौथा पार्ट होगा योर क्वेरीज यानी आपके प्रश्न। तो इसमें भी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे कि ये हर एक सेशन जो है वो आधे घंटे का ही रहे, उससे लंबा ना हो। लेकिन आपको एक रिक्वेस्ट ये है कि आप ये पूरा सेशन देखिए, वीडियो सेशन देखिए, और उसके बाद अगर आपको लगे तो आप अपनी फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आज इस सीरीज़ का ये पहला सेशन है और इस सेशन में हम शुरुआत करने जा रहे हैं राइट डायग्नोसिस से। और आज की जो डिजीज़ है या जो सिम्टम है, जो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उसके वो क्या है? वो है ब्रेथलेसनेस या श्वास कष्ट। फ्रेंड्स, जब हमारे पास कोई पेशेंट ये कंप्लेंट लेके आता है कि उसको सांस फूलता है, तो सबसे पहला रोग हमारे माइंड में क्या आता है? ब्रोंकियल एस्मा, तमक श्वास आना भी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम यह होती है कि जब हम उस तमक श्वास से आगे नहीं सोचते हैं, हम ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि क्या ये तमक श्वास ही है, इसका जो श्वास फूल रहा है वो तमक श्वास के कारण ही फूल रहा है या कोई और बीमारी है, ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं। जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका डायग्नोसिस सही नहीं होगा आप सही ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं। किसी आदमी को कोई तकलीफ है, वो चिल्ला रहा है, उसके पास जाके पूछेंगे क्यों चिल्ला रहे हो, वो बताएगा ना कि प्यास लगी है तो पानी पिलाएंगे, भूख लगी है तो खाना खिलाएंगे, दर्द हो रहा है तो दर्द का इलाज करेंगे, यही होता है ना। तो डायग्नोसिस सही होना जरूरी है श्वास में। तो आमतौर पर जो मैंने क्या कहा कि हमारा डायग्नोसिस बन जाता है कि इसको तमक श्वास है, ये अप्रोच पूरी तरह से उचित नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने आप से प्रश्न करिए कि ये जो पेशेंट है, इसे सांस फूल रहा है, इसकी प्रॉब्लम कहाँ है, ये जानना ज़रूरी है। ऑब्वियसली प्राणवाह स्रोतस यानी लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो सकती है। एक ग्रुप पेशेंट्स का वो रहेगा। दूसरा ग्रुप होगा कि हो सकता है प्रॉब्लम हार्ट में हो, उसके कारण भी सांस फूलता है, ये दूसरा ग्रुप है। तीसरा ग्रुप ये है कि हो सकता है उस पेशेंट के ब्लड में प्रॉब्लम हो, यानी अनीमिया हो, पांडु रोग हो। और चौथा ग्रुप हो सकता है बहुत सारे रोगों का एक समूह हो सकता है जिनके कॉम्प्लिकेशंस के रूप में सांस फूल सकता है। तो पहले कम से कम एक मोटे तौर पे फ्रेमवर्क बनाइए कि इस पेशेंट में आखिर प्रॉब्लम क्या है, सांस क्यों फूल रहा है। अब आपको अगर ये देखना है कि पहले तो कहाँ से शुरू करेंगे, लंग्स से शुरू करेंगे ना। तो लंग्स में जो सबसे कॉमन बीमारी है, रोग है, वो तो ब्रोंकियल एस्मा ही है, तो तमक श्वास मैंने कहा, और उसकी एक पिक्चर होती है। सांस फूलता है, कभी कभी वेगों में फूलता है यानी एपिसोड्स में, और कुछ लोगों को क्रॉनिक ब्रोंकियल एस्मा होता है, उनको लगातार फूलता है। थोड़ा सा भी एक्टिविटी करते हैं तो डायग्नोसिस कर लीजिए। लेकिन याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि लंग्स में ब्रोंकियल एस्मा के कारण ही श्वास फूलता है। कभी कभी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाती है ना, जीर्ण कास, उसके कारण भी श्वास फूलता है, और एम्फाइसीमा के कारण भी फूलता है। ये क्या बीमारियां हैं?
पता है आपको, लेकिन फिर भी याद कराता हूँ। कई बार क्या होता है कि किसी पेशेंट के ब्रोंकाई में लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन रहती है और वहाँ पे म्यूकस ज़्यादा बनता है, पेशेंट को खांसी रहती है कई बरस तक, और उसके कारण धीरे धीरे जो ल्यूमेन होता है ना ब्रोंकाई का खाली स्पेस, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, सांस फूलता है। और कभी कभी जो एल्वियोलाई होती हैं वो फटना शुरू हो जाती हैं, और उनके फटने से क्या होता है कि टोटल जो एरिया होता है ना गैस ट्रांसफर का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एरिया होता है वो कम हो जाता है। इसे कहते हैं एम्फाइसीमा, उसके कारण भी श्वास फूलता है। तो लंग्स में ही प्रॉब्लम आ गई। या कभी कभी न्यूमोथोरैक्स होता है। न्यूमोथोरैक्स क्या होता है, प्लूरल कैविटी में हवा चली जाती है, उसके कारण भी श्वास फूलता है, और अक्सर ये बड़ा एक्यूट होता है। और कभी कभी प्लूरल कैविटी में पानी भर जाता है, प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं, उससे भी श्वास फूलता है। और कभी एक और बीमारी है जिसमें श्वास फूल सकता है। ये जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं ना, कभी कभी इनके एक्टिविटी भी इरेगुलर हो जाती है, ठीक से बंद नहीं होती हैं, ज़्यादा बंद हो जाती हैं, इससे भी पेशेंट को श्वास फूलता है। और थोड़ा और ऊपर आ जाइए, अगर किसी को साइनसाइटिस है नाक के अंदर जो टर्बिनेट्स होते हैं इनमें सूजन हो जाती है तो भी श्वास फूलता है। तो आपको पहले जैसे ही पेशेंट ने बोला कि मेरा सांस फूलता है और तत्काल आपने श्वास कुठार रस और कणकासन लिखना शुरू कर दिया, इस अप्रोच को छोड़ देना पड़ेगा। गहराई में जाना पड़ेगा कि कहीं इसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या पल्मोनरी सिस्टम में, जिसको प्राणवायु स्रोतस कहते हैं, उसमें रोग के कारण तो नहीं है। तो ये पहला हो गया। दूसरा, फिर आप हार्ट पे भी जा सकते हैं। प्रॉब्लम हार्ट की होती है, उससे भी श्वास फूलता है, और ख़ास करके ये फूलता है जब हार्ट कमज़ोर हो जाता है, जिसे कहते हैं हृदय दौर्बल्य या हृदय दौर्बल्य, यानी हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें मोस्टली क्या होता है कि जो लेफ्ट हार्ट फेलियर जो होता है ना, लेफ्ट हार्ट फेलियर से ब्लड इकट्ठा हो जाता है लंग्स में। यानी होता क्या है कि पूरी बॉडी से ब्लड कहाँ आता है, राइट हार्ट में, राइट हार्ट से कहाँ जाता है, लंग्स में, लंग्स से कहाँ जाता है, लेफ्ट हार्ट में, और लेफ्ट हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है। ऐसा ही होता है। अब मान लीजिए लेफ्ट हार्ट मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो गया, तो उसके कारण ब्लड इकट्ठा कहाँ होगा, लंग्स में, और पेशेंट को श्वास फूलना शुरू हो जाएगा। और इसकी बड़ी टिपिकल सी हिस्ट्री होती है। टिपिकल हिस्ट्री क्या होती है कि आधी रात के समय पेशेंट को श्वास फूलता है और वो उठ के बैठ जाता है। इसको कहते हैं पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, PND। यानी रात को पेशेंट 9-10 बजे 11 बजे सो गया, 2-3 बजे उसकी नींद खुलती है, 3-4 घंटे सोने के बाद, और वो श्वास फूलता है। सॉरी। तो श्वास फूलने से अब इसमें ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा, क्योंकि अगर आप उसके हृदय की, हार्ट की पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पहले एग्जामिनेशन करेंगे, तो आपको हो सकता है हार्ट में कुछ मरमर्स सुनाई दें, हार्ट बीटिंग थोड़ी सी अलग सुनाई दे, या कुछ और उसमें प्रॉब्लम आपको सुनाई दे। उसके हार्ट के साउंड्स जो हैं वो अब नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे ट्रिपल रिदम होती है, 3 हार्ट साउंड सुनाई देती हैं, ऐसा होता है। हम आम तौर पर हार्ट फेलियर में ऐसा होता है। अब ये हार्ट फेलियर क्यों होता है, इसको देखेंगे आगे के एक किसी सेशन में, मोटे तौर पर डिस्कस करते हैं। अब हार्ट, आपको ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा हार्ट फेलियर का। कभी कभी प्रॉब्लम ब्लड में होती है और एनीमिया होता है, यानी जो RBCs होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जितनी ऑक्सीजन वो ले जा सकते हैं वो कम हो जाती है। और उसका मेजर कारण क्या होता है, उसका मेजर कारण होता है कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और ये आमतौर पर आयरन डेफिशिएंसी में होता है, और हो सकता है कभी विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से भी एनीमिया होता है, और कभी कभी रेड ब्लड सेल्स बनते ही नहीं, परनीशियस एनीमिया कहते हैं। इसका डायग्नोसिस करिए, कहीं उसके कारण तो पेशेंट को श्वास नहीं फूल रहा है,
आमतौर पर ऐसे इसमें क्या होता है, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, यानी पेशेंट ऐसे बैठा है तो चलो ठीक है, थोड़ा सा भी हरकत करेगा, कुछ लोग इससे क्षुद्र श्वास भी कहते हैं, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी की तो श्वास फूलने लगता है। और फिर कभी कभी कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं किसी दूसरे रोग में, मान लीजिए किडनी फेलियर हो रहा है, किडनी फेलियर से भी कई पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज होने लगती है, तो उसके कारण भी श्वास फूल सकता है। एनीमिया भी हो जाता है, उसके कारण भी फूलता है। कभी कभी बॉडी के अंदर फ्लूइड ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, उसके कारण भी होता है। कैंसर में भी श्वास फूलता है, और भी डेबिलिटेटिंग डिजीजेस जो होती हैं उनमें भी फूलता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्वाशरकर हो जाएगा, मेरास्मस हो जाएगा, ये सारी जो बीमारियां होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने मोटे तौर पर ब्रेथलेसनेस यानी श्वास कष्ट का कोई पेशेंट आता है तो उसका राइट डायग्नोसिस आपको करना है अगर आप चाहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल आयुर्वेदिक डॉक्टर बनेंगे। तो उसके लिए आपको राइट डायग्नोसिस करना है और राइट ट्रीटमेंट अगला पार्ट है। तो इसमें हम इसी चीज़ का राइट ट्रीटमेंट भी डिस्कस करने जा रहे हैं, किसी और डिजीज़ का नहीं लेंगे। यानी जब आपके पास पेशेंट श्वास का आया और आपको लग गया कि ये श्वास का जो पेशेंट है ब्रोंकियल एस्मा के कारण है, यानी तमक श्वास के कारण श्वास फूलता है, तो ऐसे में आप क्या देंगे? ऑब्वियसली हमको जैसे बताया जाता है कि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होता है तो ब्रोंको डायलेटर दे दीजिए, देना ही चाहिए ना। और फिर उसमें क्या देते हैं हम लोग, अगर कफ इकट्ठा हो ही जाता है उसको पतला करके बाहर निकालना है, यानी एक्सपेक्टरेंट मेडिसिन भी देंगे। एक मेडिसिन, एक ग्रुप है दवाइयों का जो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं और ये उचित नहीं है, और वो है कि हम लोग शोथहर औषधियाँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन नहीं देते तमक श्वास में। जबकि अगर आप तमक श्वास या आप अगर ब्रोंकियल एस्मा की इटियोपैथोजेनेसिस को गहराई से देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि बेसिकली तो इसमें होता क्या है, ब्रोंकियल म्यूकोजा में जीर्ण शोथ होती है, यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। अब जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है उसी की दवाई नहीं हम दे रहे, ब्रोंकोडायलेटर दिए जा रहे हैं, आप दे रहे हैं, ठीक है, कनक आसव आपने दे दिया, आपने श्वास कोठार रस भी दे दिया, ठीक है, इससे इन्फ्लेमेशन कम भी होती है कुछ हद तक। लेकिन हमारे माइंड में ये नहीं रहता है कि इसमें गुगलू देना है, हमारे माइंड में ये नहीं रहता है कि इसमें हमें शल्लकी भी देनी है, तो हमारे माइंड में ये नहीं रहता है कि शोथ हर चिकित्सा के रूप में हमें एरंडमूल देना है या फिर रासना देना है या फिर निर्गुंडी देनी है। बहुत सारी औषधियाँ हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, हम वो नहीं देते हैं। हाँ, दशमूल दे देते हैं, तो दशमूल का आधार क्या है, वो शोथहर है तो इसलिए वो काम करता है। या बिल्व पत्र देना चाहिए। ये देखिए, ये सारी औषधियाँ जो बता रहा हूँ ना, ये हैं शोथहर। आप ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, ब्रोंकोडायलेटर में मैंने बोला कनकासव देते हैं, धतूरा तो दे देते हैं, लेकिन जो धतूरा के अपने एक विष तो है ना, काम करता है, उसमें कोई डाउट नहीं, विषों का प्रयोग भी करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर उससे भी कोई बेटर आपके पास औषधि हो और आप उसका उपयोग नहीं करें तो कितनी बुरी बात है। ऐसा होता है। आज दिन तक जो हमने एक्सपीरियंस किया, जो क्लिनिकल रिसर्च जिसके ऊपर हुआ, जो औषधि सबसे इफेक्टिव ब्रोंकोडायलेटर है, उसके और भी एक्शंस हैं, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर, एंटी एलर्जिक भी है, वो तो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, और उसका नाम क्या है, अंतमूल। और अंतमूल को लोग समझते हैं अनंतमूल। अरे बाबा, ये अंतमूल है। जब हमने लगभग 12-13 साल पहले हमारी ब्रोंकियल एस्मा के लिए प्रोडक्ट निकाली एस्थेक्स, तो उसमें 4 इंग्रेडिएंट्स थे। 4 इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से थे? उसमें अर्क था, दुग्धिका थी, उसमें गंडीर था, और उसमें सबसे ज़्यादा क्या थे, अंतमूल।
अंतमूल क्या होती है? टाइलोफोरा एस्मेटिका। और जब हमने इंट्रोड्यूस की तो बहुत सारे डॉक्टर्स बेचारे, उन्होंने पहली बार अंतमूल का नाम सुना, टाइलोफोरा एस्मेटिका, जिसको दम बूटी कहते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन गुजरात के एक बड़े वयोवृद्ध वैद्य थे, बापालाल जी वैद्य, उन्होंने दिया है अपनी पुस्तक में, दम बूटी के बारे में निघंटु आदर्श में लिखा है, लेकिन उसका उपयोग नहीं करेंगे। CDRI लखनऊ में लगभग 40 बरस पहले इसके ऊपर कितना काम हुआ, टाइलोफोरा एस्मेटिका पे बताया गया कि ये बहुत इफेक्टिव है, हम वो नहीं अपनाएंगे तो हम एक सक्सेसफुल आयुर्वेद डॉक्टर कैसे बन सकते हैं? हमारी प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है वो सक्सेसफुल कैसे हो सकती है जब हम राइट ट्रीटमेंट ही नहीं करेंगे, राइट सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन ही नहीं करेंगे, उसी कनकासब में जिंदगी भर फंसे रहेंगे। अरे कुछ तो आगे बढ़िए, कुछ तो नया अपनाइए। भारत की इकॉनमी करनी है $5 ट्रिलियन की, और तीसरे नंबर की इकॉनमी बनना है अगले कुछ सालों में 2030 तक। और प्रधानमंत्री जी इतना प्रयास कर रहे हैं, IT सेक्टर में हम बहुत कुछ कर रहे हैं, और भी चीज़ों में हम कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में भी तो काम हो सकता है। लेकिन कैसे होगा? ऐसे जैसे हम कर रहे हैं, जिस ढर्रे में, इनर्शिया में चले जा रहे हैं, घूमते रहेंगे, नया नहीं अपनाएंगे, अंतमूल के बारे में पढ़ेंगे नहीं, रिसर्च क्या हुआ है वो नहीं देखेंगे, ये किस प्रकार से जो मास्ट सेल्स में मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है अंतमूल का, वो नहीं देखेंगे। यानी वो वहाँ पे जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, या हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन, या ये 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, ये सब रिलीज रोकेगी, वो नहीं हम देखेंगे। और रिजल्ट हमको चाहिए, कैसे मिलेगा? अंतमूल, टाइलोफोरा एस्मेटिका, दम बूटी, दम वेल, इसको यूज करिए, इसको यूज करिए, रिजल्ट मिलेगा। ये राइट ट्रीटमेंट है। कहाँ करेंगे? ब्रोंकियल में। इसी तरह से हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। मैं ज़्यादा एक डिजीज़ का ज़्यादा ट्रीटमेंट तो नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, टाइम थोड़ा कम रहता है। मैं मोटे तौर पे, अब आपके पास अगर हार्ट फेलियर का पेशेंट आता है, आपने सुन लिया अर्जुन और अर्जुन 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 अर्जुन, अरे बाबा एक कदम तो आगे बढ़ो। उन्हीं आचार्यों ने जिन्होंने अर्जुन के बारे में लिखा, उन्होंने एक औषधि के बारे में और लिखा, और उसका नाम है वन पलांडू, अर्जिनिया इंडिका। वो नहीं यूज करेंगे। और वो डिजिटलिस्ट की तरह एक कार्डियोग्लाइकोसाइड है। आप कम मात्रा में, ठीक है, जो वन पलांडू एक विषाक्त औषधि, विषैली होती है, विष है, ठीक है, ज़्यादा देंगे तो डिजिटलिस नहीं है क्या? डिजिटलिस परप्यूरिया हृतपत्री, वो भी तो है। वो भी तो पहले विषों के रूप में अफ्रीका में कैसे यूज़ होती थी। जो वहाँ पे लोकल अफ्रीकन्स लोग थे, निग्रोस, वो क्या करते थे? वो हृतपत्री या डिजिटलिस परप्यूरिया के पत्तों का रस कूट कर उसमें तीर जो है डुबोते थे, और वो मारते थे जानवरों को। जानवर मर जाता था थोड़ी देर में, तड़प तड़प के। तीर से नहीं मरता था, उस डिजिटलिस से मरता था। उससे हार्ट पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था, और तब फॉक्स ग्लोव इसको कहते थे। और तब जब साइंटिस्ट ने देखा यार ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने जब इस पर काम किया, पता लगा ये तो बहुत अच्छी कार्डियक टॉनिक है। और सेम दवाई आपके पास भी पड़ी हुई है, वन प्लांडो, उसका उपयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता है, सिस्टम डिफेक्टिव है। वो पढ़ाने वाला जो सिस्टम बना है, सिलेबस है, उसमें वन प्लांडो पूरी तरह से बताया ही नहीं गया है। तो मेरा विद्यार्थी, मेरा यंग डॉक्टर कैसे यूज करेंगे जब आपको पूरी तरह पढ़ाया नहीं गया है? और अगर पढ़ाया भी गया है तो वो इतने इनसिग्निफिकेंट तरीके से पढ़ाएंगे, तो वो आपके माइंड में एक डीपली एंग्रेव नहीं होने वाला है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमारी एक प्रोडक्ट आती है कार्डिटोन्स, उसमें हम डालते हैं, उसमें हमने वन प्लांडो डाला हुआ है। कुछ और भी टॉनिक हो सकते हैं, जैसे अकीक है, जहर मोरा है, गंडीर है, इनको मिला के हमने कार्डिटोन्स टैबलेट बनाई है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको यूज़ करनी है, ये तो हो गया कि हार्ट की एक्टिविटी को आपने स्ट्रांग बनाया, जो कार्डियक मस्कुलेचर है उसकी कार्डियोटोनिक एक्टिविटी बढ़ा दी। लेकिन आपने क्या करना है, हार्ट के ऊपर वर्कलोड कम करना है। और वो कैसे कर सकते हैं प्री लोड कम? आप थोड़ा सा क्लेद कम कर दीजिए,
आप जो वॉल्यूम है ब्लड का उसको कम कर दीजिए, और वो कर सकते हैं डायूरेटिक्स के द्वारा। डायूरेटिक्स में हम कौन से डायूरेटिक जानते हैं? 3 हम जानते हैं, पुनर्नवा, हम जानते हैं गोक्षर, और हम जानते हैं श्वेत परपड़ी। चौथा सोचिए जरा, चौथा भी डायूरेटिक सोचना पड़ेगा ना। सोचिए, भूमि अम्ल के कभी यूज करते हैं क्या? कभी कासनी यूज करते हैं क्या? यानी थोड़ा सा हटकर आगे नहीं चलना है तो कैसे काम होने वाला है? तो इन प्रोडक्ट्स को यूज करिए। इसके बाद अनीमिया में तो चलो ठीक है, आप लौह दे देंगे, और पर्नीशियस एनीमिया का ट्रीटमेंट डिफिकल्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे, कभी कभी नहीं हो पाता। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी पूरी तरह से नहीं हो पाती, आहार से करनी चाहिए, लेकिन साथ में कुछ रसायन औषधियाँ दी देनी चाहिए जिसमें शिलाजतु आती है। और अगर कॉम्प्लिकेशंस के कारण अगर हो रहा है डिस्निया या ब्रेथलेसनेस, तो जैसे मान लो CKD है, क्रॉनिक रिनल डिजीज़ है जिसको रिनल फेलियर कहते हैं, या फिर डायबिटीज़ के कारण हो रहा है, या कैंसर के कारण, तो अकॉर्डिंगली जितना संभव होता है ट्रीटमेंट करिए। तो ये सेक्शन हमारी दूसरी भी कंप्लीट हो गई राइट ट्रीटमेंट की। अब हम आते हैं तीसरी सेक्शन पे। इस सेशन की तीसरी सेक्शन है, और वो कौन सी है? वो है केस रिपोर्ट्स। फ्रेंड्स, मैं एक केस रिपोर्ट के बजाय मैं ज़्यादा इसको बताना चाहूँगा कि हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स के फ़ोन आते हैं, और मैंने खुद भी देखा है, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट भी करते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है? श्वास का पेशेंट आया, मैं श्वास के ऊपर ही आज बात कर रहा हूँ। श्वास का पेशेंट आया, दुनिया भर के श्वास की कास चिंतामणि, श्वास कुठारस, कनकासव और भागोत्तर गुटिका, और यानी भार्ग्यादिक्वाथ, और क्या 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 दिए जा रहे हैं, दीजिए। लेकिन डिजीज तो देखिए ना। बेसिकली प्रॉब्लम होती है कार्डियक एस्मा, यानी प्रॉब्लम हो रही है हार्ट में, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो रहा है, उसके कारण ब्लड इकट्ठा हो रहा है लंग्स के अंदर, कार्डियक इडीमा पैदा हो रहा है, पल्मनरी इडीमा पैदा हो रहा है, उसके कारण श्वास फूलता था ना। और ऐसे डॉक्टर्स बेचारे परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। तो मैंने ऐसा देखा, पर्सनली देखा, तकलीफ होती है कभी कभी कि डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा। तो मैं आपके सामने केस रिपोर्ट्स दे रहा हूं कि जब हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, ऐसे केसेस सामने आते हैं, तो सिंपल सा हम पूरे का पूरा ट्रीटमेंट जो ब्रोंकियल एस्मा का है उसको बंद कर देते हैं। हम शुरू कर देते हैं कि इस पेशेंट को कार्डियक अगर एस्मा है तो उसके लिए कार्डियोटोनिक औषधियाँ दीजिए, और नंबर 1 पे हम शुरू करते हैं वनपलांडू, जो मैंने अभी बात की आपसे। उसके साथ अर्जुन भी देते हैं, गंडीर भी देते हैं, उसमें ये जहर मोरा और अकीक पिष्ट भी देते हैं, अकीक भी देते हैं, ये सारा कुछ तो देते ही हैं। और गंडीर एक मेडिसिन है, उसके बारे में भी कम लोग जानते हैं। गंडीर के बारे में कहा जाता है कि ये एक कंट्रोवर्शियल मेडिसिन है। गंडीर आसवेद का गंडीरादि रिष्ट आता है, आचार्य चरक ने लिखा है। उसके बाद उसके ऊपर कोई काम ही नहीं हुआ, और ये बहुत देर बाद आके 2006 में या इसके अराउंड अबाउट जो फार्माकोपिया कमेटी ऑफ इंडिया ने कहा, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया कमेटी ऑफ इंडिया ने कहा कि ये जो गंडीर है ये बेसिकली कोलियस फॉर्स्कोलाई है, जिसके अंदर एक एल्कोलाइड होता है फॉर्स्कोलिन। उसके बहुत सारे काम होते हैं, और एक काम उसका ये है कि ये कार्डियक एक्टिविटी बढ़ाता है, यानी हार्ट में टॉनिक इफेक्ट होता है। तो आप गंडीर का भी उपयोग कर सकते हैं। ये सारी औषधियाँ किस काम में आती हैं? हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो कार्डियक एस्मा में हम देते हैं ये, लेकिन साथ में हम डायूरेटिक्स देते हैं, मूत्रल औषधियाँ भी देते हैं। और मूत्रल औषधियाँ जैसे मैंने बोला कि जो आप देते हैं उसके बाद आप इसको भूमि अम्ल का उपयोग अवश्य करिए। भूमि अम्ल की एक अच्छी डायूरेटिक है, और कासनी भी एक अच्छी डायूरेटिक है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इवन जो बिल्व पत्र होता है,
बिल्वपत्र भी इफेक्टिव डायूरेटिक है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी हैं, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो केस रिपोर्ट आपके सामने ये रख रहा हूँ कि बहुत सारे एक दो पेशेंट की केस रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनको बेसिकली प्रॉब्लम थी, उनको कार्डियक एज़मा था, यानी उनको हृदय दौर्बल्य जन्य श्वास था, ट्रीटमेंट दिया जा रहा था उनको तमक श्वास का। जैसे ही हमने उनको हृदय दौर्बल्य को दूर किया, जो हृदय बल्य औषधियाँ, कार्डियोटोनिक औषधियाँ देना शुरू की, डायूरेटिक मेडिसिन्स देना शुरू की, तो देखते हैं कि धीरे धीरे पेशेंट में जितना हो सकता था सुधार आना शुरू हुआ। तो ये हमारी तीसरी सेक्शन थी केस रिपोर्ट्स की, जो मैंने सामूहिक रूप से आपके सामने रख दी। अब क्वेरीज की चौथी सेक्शन आती है आज के इस सेशन में, ये अंतिम है और इसके बाद ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेरी बहुत सारे डॉक्टर्स, यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स भी और इवन सीनियर डॉक्टर्स भी कभी कभी भेजते हैं, प्रश्न करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग काफ़ी कुछ सिंगल ड्रग घन टैबलेट्स बना रहे हैं। अभी तक मुझे लगता है कि कोई 60 से ज़्यादा हम लोग बना चुके हैं, और ये घन टैबलेट्स हैं। एक टैबलेट 3 ग्राम चूर्ण से निकलती है तो इफेक्टिव होती है। लेकिन कई बार कुछ डॉक्टर्स के मन में ये प्रश्न पैदा होता है कि इससे क्या त्रिदोष थ्योरी का अतिक्रमण नहीं हो रहा, यानी इसमें हम दोष दूष्य का कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, सीधे सिंगल ड्रग ये टैबलेट इसमें दीजिए ऐसा बोल दिया जाता है। तो फिर दोष दूष्य समूर्छना का क्या हुआ, त्रिदोष थ्योरी का क्या हुआ, उसका अतिक्रमण नहीं हो रहा, वायलेशन नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं ये उत्तर दे रहा हूं कि बिल्कुल अतिक्रमण नहीं हो रहा। आचार्य ने 2 प्रकार से औषधियों का उपयोग बताया। उन्होंने अधिकांश तो दोष दोष्य के आधार पर बताया, और भी फैक्टर्स। आचार्य ने कहा कि आप दोष, भेषज दोष, शरीर, सार, आहार, सात्व, सत्व, प्रकृति, वयस, इसके आधार पे आप किसी भी औषधि का चुनाव करिए, ये बिल्कुल ठीक है। एक उन्होंने और किया, उन्होंने लिखा कि जैसे पुष्कर मूल के ऊपर लिख दिया कि ये हिक्का, श्वास, कास, पार्श्वशूल, हरणा। उन्होंने कहा कि हिक्का होती है तो पुष्कर मूल दीजिए। उन्होंने कहा कि पार्श्वशूल है तो आप पुष्कर मूल दीजिए, श्वास में दीजिए, कास में दीजिए। यहाँ पे दोष कहाँ चले गए? उन्होंने अतिविषा के बारे में लिखा कि इसको ग्रहणी में दीजिए, अतिसार में दीजिए। इस प्रकार से बहुत सारी औषधियों के बारे में संहिता ग्रंथों में आचार्यों ने लिखा है, और उसका कारण है कि क्या कोई ऐसी औषधि है जो बिना दोषों के अफेक्ट किए काम करेगी। मैं कुछ ऐसी लैंग्वेज में बोलता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी औषधि बॉडी में जाएगी तो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम पे तो इफेक्ट डालेगी ना कुछ, यानी वात के ऊपर तो असर डालेगी ना, या फिर एंजाइम सिस्टम जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसके ऊपर तो इफेक्ट डालेगी ना। इम्यून, वो पित्त है, और इम्यून सिस्टम के ऊपर इफेक्ट डालेगी ना, वो कफ है। तो बिना इन 3 मेजर सिस्टम्स के ऊपर असर डाले कोई दवाई तो काम करने वाली है नहीं। अगर आप गहराई में देखें तो आपको लगेगा कि सेल के अंदर भी ये सारे कुछ चल रहा होता है। तो बिना दोषों के कोई औषधि काम नहीं करती। हाँ, आचार्यों ने जब सिद्ध कर लिया कि ये दोष दूष्य समूर्छना जो श्वास की है, इसके ऊपर सटीक औषधि पुष्कर मूल काम कर रही है, तो वो उनकी ऑब्जर्वेशन है। तो हम आचार्यों की इंटेंशन के ऊपर हम डाउट नहीं कर सकते। आचार्य त्रिकालदर्शित है। उन्होंने जो लिखा वो गहन अध्ययन, चिंतन, मनन, विश्लेषण के बाद लिखा है। इसलिए जब मान लो चक्रदत्त, आचार्य चक्रदत्त ने लिख दिया कि पारिजात जो है, पारिजात को गृध्रसी में यूज़ करिए। मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास पारिजात की टैबलेट पड़ी है तो मैं दिखाता हूँ। तो पारिजात अगर
किसी को प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम वृद्धि की है, तो उसको अगर आप पारिजात नहीं देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पारिजात उसकी पारिजात स्पेशल मेडिसिन है, पारिजात स्पेशल मेडिसिन है वृद्धि की। ये दोषों पे भी काम करेगी और दोषों को दोष समूर्छना को करेक्ट करते हुए ये काम करने वाली है। तो इसलिए बिल्कुल अतिक्रमण नहीं होता त्रिदोष थ्योरी का। वैसे ही जैसे हम लोग अभी मैं और एक मेडिसिन बताता हूँ, ये द्रोण पुष्पी है। द्रोण पुष्पी अर्श के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो अर्श के ऊपर कैसे काम करेगी? जब दोषों के ऊपर, त्रिदोष के ऊपर काम करेगी, जो दोष हैं उनके ऊपर काम करेगी, तभी तो होने वाला है ना। तो किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने जा रहा। ऐसे ये दुरालभा चक्कर हो, भ्रम हो, तो उसमें हम लोग देते हैं, तो किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण फ्रेंड्स नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स ये जो नई सीरीज हमने आज से शुरू की है, सक्सेसफुल आयुर्वेदिक प्रैक्टिस, उस सीरीज का ये पहला सेशन था। हमने इस सेशन को कैजुअल बनाने की कोशिश की है, और अगर आपने अभी तक देखा है तो निश्चित रूप से इसको एंजॉय तो किया ही होगा। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अब हम उम्र के उस पॉइंट पे आ गए हैं कि जहाँ ये आयुर्वेद भी हमें अपना लगता है, और आयुर्वेद में जितने डॉक्टर्स या जो लोग काम कर रहे हैं वो सभी हमें अपने लगते हैं, और सबके विकास के लिए हम काम करना चाहते हैं। तो हमें जो अनुभव हुआ है पिछले 40-45 वर्षों में, वो आप तक हम लोग पहुंचाने वाले हैं बहुत अनफॉर्मली। तो किसी तरह की फॉर्मेलिटी इसमें नहीं रखेंगे। प्रोडक्ट्स के बारे में बताना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम सिर्फ अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, लेकिन आप अपनी फीडबैक हमको ज़रूर दीजिए। यहीं दे दीजिए नीचे, वीडियो के नीचे, या पर्सनली मुझे बोल सकते हैं, व्हाट्सएप पे बता सकते हैं कि और हम किस तरह से आगे चलें। लेकिन इस सीरीज़ में आगे काफ़ी ऐसे वीडियोस आने वाले हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए हमारी पूरी कंपनी डॉक्टर वशिष्ठ साई रेमेडीज और मेरी सहयोगिनी डॉक्टर ब्रिज बालाजी वशिष्ठ और मेरी तरफ से आपको ढेर सारा धन्यवाद। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।